हेलो स्टूडेंट्स, हम फोर्थ यूनिट स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें हम सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है ट्रांसफॉर्मर पे। और बेटा ट्रांसफॉर्मर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेंदी आर्टिकल है, थोड़ा सा ढंग से समझेंगे तो शुरुआत करते हैं ट्रांसफॉर्मर से। क्लियर? दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मर। पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को चेंज करता है। बेसिकली करंट दो टाइप के होते हैं, एक एसी और एक होता है डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट है बेटा जो अपनी डोमेस्टिक सप्लाई होती है बिल्डिंग्स में, घरों में, ये सब अल्टरनेटिंग करंट है। और डायरेक्ट करंट होता है बेटा जो बैटरी से जो करंट मिलता है, जैसे आप ट्रेन्स के अंदर या बसेस के अंदर जो भी फैन वगैरह, लाइट्स वगैरह जलती हैं, वो सारी डीसी होती हैं, डायरेक्ट करंट होता है। क्लियर? तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को चेंज कर सकता है। तो फर्स्ट हेडिंग है ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या बताएंगे, इट इज़ द डिवाइस which is used to change the voltage of alternating current। क्लियर? ये एक डिवाइस है जो एसी की वोल्टेज को चेंज करने के लिए यूज़ होती है। बेटा चेंज करने का मतलब इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, और इसीलिए कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर दो टाइप का होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। जब भी मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूँगा तो ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप्स का होगा? दो टाइप्स का होगा बेटा। पहला होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। एंड बेटा सेकंड होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? बेटा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो होगा वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो आप क्या बताओगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है? इट कन्वर्ट लो वोल्टेज into high voltage, low voltage into high voltage। क्लियर? तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर तो क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। और वहीं अगर मैं स्टेप डाउन की बात करूं तो स्टेप डाउन क्या बताओगे, इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज into low voltage। क्लियर? इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। तो देखो क्लियर हुआ यहाँ तक का पॉइंट कि जो ट्रांसफॉर्मर है बेटा, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को चेंज कर सकता है, डायरेक्ट करंट की वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? फिर ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप का है? दो, स्टेप अप और स्टेप डाउन। बेटा चेंज का मतलब क्या होता है, मे बी इंक्रीज कर सकता है और मे बी डिक्रीज कर सकता है। तो बेटा जो स्टेप अप है वो तो क्या करता है, इंक्रीज करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और वहीं जो स्टेप डाउन होता है बेटा, वो स्टेप डाउन क्या करता है, हाई वोल्टेज को और लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? फिर बारी आती है बेटा प्रिंसिपल की। नेक्स्ट हेडिंग है, पहली ट्रांसफॉर्मर हेडिंग थी, दूसरी हेडिंग आई प्रिंसिपल।
अब समझेंगे बेटा, ट्रांसफॉर्मर किसके बेस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पे काम करता है। तो क्या बताओगे? इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? या फिर कहेंगे इट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये किसके बेस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? दैट इज व्हेन करंट changes in a coil then induced EMF is produced in nearby coil, in nearby coil। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्या आया? म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे काम करता है, और जिसमें क्या बता रखा है कि अगर एक कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू चेंज होती है तो उसकी नियर बाई कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस्ड होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। और ये किसके बारे में है? ये है आपके ट्रांसफॉर्मर के बारे में। क्लियर? ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं डायग्राम और कंस्ट्रक्शन। तो देखिए आगे आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग है डायग्राम। क्लियर? डायग्राम के साथ साथ क्या आएगी बेटा? कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो डायग्राम बनाते हैं बेटा। डायग्राम देखेंगे आप। सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप्स ली जाती हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या ली जाती हैं? सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप्स ली जाती हैं। और सारी की सारी सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप बिल्कुल सेम साइज की होती हैं, और उनको एक दूसरे के पैरेलल में पेस्ट कर दिया जाता है। एक सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप, उसके पैरेलल में दूसरी सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप पेस्ट किया, इसके पैरेलल में थर्ड सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, और इस तरह से क्या करेंगे बेटा? नंबर ऑफ सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप्स को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पैरेलल में पेस्ट करते चले जाएंगे, और ये इस तरह से क्या बन जाएगा? दैट इज़ नोन एज द लैमिनेटेड कोर। इसको क्या कह दिया जाता है? लैमिनेटेड कोर कह दिया जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, सुनना भाई। क्या है ये? आप साथ साथ कंस्ट्रक्शन में चलते रहेंगे। जो डायग्राम है, डायग्राम जैसे जैसे बनता रहेगा वैसे वैसे हम क्या लिखते जाएंगे? इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते जाएंगे। दैट इज कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के बाद क्या आएगी बेटा? वर्किंग। और वर्किंग के बाद क्या आएगी आपकी? दैट इज थ्योरी। तो देखिए डायग्राम में क्या हुआ बताना, रिपीट करना। सबसे पहले क्या किया जाता है? सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप ली जाती है। कंसीडर ए नंबर ऑफ सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप्स which are pasted parallel to each other in such a way so that they are insulated from each other, ताकि ये एक दूसरे से क्या रह सकें? इंसुलेटेड रह सकें। एंड दिस पोर्शन इज़ नोन एज लैमिनेटेड कोर। और बेटा इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज़ नोन एज लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर। क्लियर?
तो ये अपने आप में क्या हैं, ये अपने आप में लैमिनेटेड कोर हैं। किसके बने हुए हैं लैमिनेटेड कोर? लैमिनेटेड कोर बने हुए हैं सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप के। क्लियर? लैमिनेटेड कोर किसके बने हुए हैं? सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप के बने हुए हैं, विच आर पेस्टेड विद ईच अदर एंड इन सच ए वे सो दैट दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ताकि एक दूसरे से क्या रह सकें, इंसुलेटेड रह सकें। अब उसके बाद आगे आता है बेटा क्वाइल्स लगाई जाएंगी इंसुलेटेड कॉपर वायर की। किसकी? इंसुलेटेड कॉपर वायर की क्या लगाई जाएंगी? क्वाइल्स लगाई जाएंगी इन सच ए वे सो दैट दीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द कोर। और बेटा ध्यान रखेंगे जो आप क्वाइल्स लगाओगे, क्वाइल्स के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बराबर नहीं होंगे कभी भी। एक तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे और एक तरफ नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। क्लियर? क्या कहा जा रहा है? क्वाइल लगाई जाएंगी और क्वाइल के अंदर दोनों तरफ नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल नहीं होंगे। एक तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, एक तरफ नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। और क्वाइल किसकी रहेंगी? इंसुलेटेड कॉपर वायर की रहेंगी। क्लियर? इनमें से बेटा एक क्वाइल से तो हम इनपुट देंगे। अब इनपुट क्या देना है? अल्टरनेटिंग करंट है ना इनपुट, तो इसलिए इनपुट के लिए तो क्या लगा देंगे? एसी ऑक्सीलेटर से जोड़ देंगे। इनपुट के लिए किससे जोड़ देंगे? एसी ऑक्सीलेटर से जोड़ देंगे। और बेटा दूसरी वाली जो क्वाइल है उस क्वाइल को किससे जोड़ेंगे? लोड रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे टू टेक द आउटपुट। जोड़ दिया लोड रेजिस्टेंस से, और ये हमें क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। एक क्वाइल को एसी ऑक्सीलेटर से जोड़ा और दूसरी क्वाइल को किससे जोड़ दिया? लोड रेजिस्टेंस से जोड़ दिया टू टेक द आउटपुट। क्लियर हुआ? और अब समझ लीजिए बेटा जिस क्वाइल को एसी ऑक्सीलेटर से जोड़ा गया वो कौन सी क्वाइल है? वो है आपकी प्राइमरी क्वाइल। और जिस क्वाइल को लोड रेजिस्टेंस से जोड़ा गया वो क्वाइल क्या है? आपकी सेकेंडरी क्वाइल। क्लियर? और अगर बेटा सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तब तो ये डायग्राम है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। तब तो ये डायग्राम है किसका? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। और अगर प्राइमरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तब ये डायग्राम है बेटा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। क्लियर हुआ? तो कैसे वेरीफाई हुआ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है? अगर प्राइमरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है, तब तो कौन सा है? स्टेप अप है। और अगर बेटा आपके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, सेकेंडरी में कम है, तब कौन सा है? ये स्टेप डाउन है। क्लियर? तो देखिए कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट हो गई है। देखो 4 हेडिंग कंप्लीट हुई। ट्रांसफॉर्मर वाली हेडिंग कंप्लीट, प्रिंसिपल वाली हेडिंग कंप्लीट, डायग्राम वाली हेडिंग कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन वाली हेडिंग कंप्लीट। वर्किंग पे आएंगे तो देखना एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन और डायग्राम दोनों साथ साथ चलेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? कंसीडर सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप्स which are pasted within each other in such a way so that they are insulated from each other, and this is known as the laminated core. Then coils are used which are consist of insulated copper wire in such a way so that they are not in touch with the core. Through one coil we supply the input is known as primary coil. Through other coil we take the output by using the load resistance is known as secondary coil. If the number of turns in secondary coil is more than number of turns in primary coil, then it is step up transformer. And if number of turns in primary coil is more than number of turns in secondary coil, then it is step down transformer. क्लियर? तो एक स्टेप अप है और दूसरा क्या है आपका? स्टेप डाउन है। क्लियर? सिंपल अपने वे में बताएंगे। सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप लेंगे, एक दूसरे के साथ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते वक्त ध्यान रखेंगे कि एक दूसरे से इंसुलेटेड रहें, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज लैमिनेटेड कोर। उसके बाद 2 क्वाइल्स लगाई जाएंगी, इंसुलेटेड कॉपर वायर की होंगी, कोर को टच नहीं करेंगी। एंड एक क्वाइल जिसको एसी ऑक्सीलेटर से जोड़ेंगे, इनपुट देंगे, उस क्वाइल को बोलेंगे प्राइमरी क्वाइल। जिस क्वाइल को लोड रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे, आउटपुट लेंगे, उस क्वाइल को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी क्वाइल।
और अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, प्राइमरी में कम है, तब ये रहेगा स्टेप अप। और अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, सेकेंडरी में कम है, तब ये क्या रहेगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रहेगा। क्लियर? कंस्ट्रक्शन तक कंप्लीट हुआ। तो 2-3 लाइनें आप किसकी लिख देंगे? 2-3 लाइनें लिख देंगे आप कंस्ट्रक्शन की। फिर आते हैं बेटा वर्किंग पे। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा था सिर्फ एसी की वोल्टेज को कम कर सकता है, डीसी की वोल्टेज को कम नहीं कर सकता। अब बात आती है एसी की वोल्टेज को क्यों चेंज कर सकता है और डीसी की वोल्टेज को क्यों चेंज नहीं कर सकता। बेटा अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू लगातार चेंज होती रहे। अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूंगा तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? वो करंट जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू लगातार क्या होती रहे? चेंज होती रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। और बेटा डायरेक्ट करंट जो होता है वो होता है एक कांस्टेंट करंट, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो समझिए, अगर मैं प्राइमरी कॉइल में डायरेक्ट करंट देता तो प्राइमरी कॉइल में करंट कांस्टेंट रहता, और अगर करंट कांस्टेंट रहता तो म्यूचुअल इंडक्शन होता ही नहीं, प्रिंसिपल फेल हो जाता, और सेकेंडरी कॉइल में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड नहीं होता। तो क्लियर हुआ, ट्रांसफॉर्मर डीसी की वोल्टेज को क्यों चेंज नहीं कर सकता? क्योंकि डीसी एक कांस्टेंट करंट है। जब प्राइमरी कॉइल के अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, प्रिंसिपल फेल हो जाएगा, और इसलिए सेकेंडरी कॉइल में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। क्लियर? और अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करूं एसी के लिए, तो देखो जब प्राइमरी कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा तो करंट की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी प्राइमरी कॉइल में। आपकी जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी, लगातार चेंज होती रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा विच इज़ रिसीव्ड बाय यूजिंग द लोड रेजिस्टेंस। जो किसका यूज़ करके रिसीव कर लिया जाएगा? लोड रेजिस्टेंस का यूज़ करके रिसीव कर लिया जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज में 2-3 लाइनों में आप इसकी वर्किंग बता सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक का पॉइंट। अब समझिए बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं थ्योरी का। थ्योरी में हम क्या कहते हैं बेटा? थ्योरी में हम कहेंगे सबसे पहले 3 चीज़ें लेंगे, एनपी, एनएस, ईपी, ईएस, आईपी, आईएस। क्लियर? बेटा एनपी क्या होगा? एनपी होगा दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। क्लियर? एनएस क्या होगा बेटा? एनएस होगा दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ईपी क्या होगा? ईएमएफ या वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। ईएस क्या होगा? ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। आईपी क्या होगा बेटा? करंट इन प्राइमरी कॉइल। और आईएस क्या होगा? दैट इज करंट इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है? थ्योरी में ये 6 चीज़ें बताएंगे। एनपी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। एनएस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ईपी क्या है? ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल। ईएस क्या है? ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। आईपी क्या है? करंट इन प्राइमरी कॉइल। एंड आईएस क्या है? दैट इज करंट इन सेकेंडरी कॉइल। अब समझिए नेक्स्ट पॉइंट। आप क्या कहेंगे? ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल टू होगा
EMF पर टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। क्लियर? क्या स्टेप बता रखा है कि प्राइमरी कॉइल के एक टर्न का EMF सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न के EMF के बराबर होगा। तो देखो प्राइमरी कॉइल के एक टर्न का EMF कैसे निकलेगा बेटा? प्राइमरी कॉइल का टोटल EMF और उसको क्या कर दोगे, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दोगे, दैट इज EP/NP। और बेटा सेकेंडरी कॉइल का EMF क्या है? ES। और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं? NS। तो इस तरह से क्या निकल जाएगा, एक टर्न का EMF निकल जाएगा। तो प्राइमरी कॉइल के एक टर्न का EMF कैसे निकलेगा? EP/NP। और सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न का EMF कैसे निकलेगा? ES/NS। और यहाँ से बेटा हम आउटपुट EMF निकाल लेते हैं। तो देखना ES किसके बराबर आएगा बेटा? ES बराबर आएगा EP इंटू NS/NP। क्लियर? अब एक पॉइंट समझना, एक आता है बेटा ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो बेटा, ट्रांसफॉर्मर रेशियो को जनरली K से डिनोट करते हैं और ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। एक होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, रेफरेंस दे देंगे क्योंकि ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है K से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और इस तरह से ES किसके बराबर आ जाएगा? ES बराबर आ जाएगा EP और NS/NP की जगह क्या लिख दूंगा? K। तो आउटपुट वोल्टेज के ये दोनों ही रिजल्ट सही हैं। या तो आप कहेंगे आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट EMF किसके बराबर होगा? EP इंटू NS/NP। और या फिर ES इज इक्वल टू EP इंटू K। क्लियर? और देखो आप यहाँ से भी K की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से K की वैल्यू निकालूँ तो K किसके बराबर आएगा? ES/EP। तो देखना ये होता है। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं K इज इक्वल टू ES/EP। क्लियर? तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो को आप किसी भी तरह बता सकते हैं, EP/ES या NS/NP या ES/EP। तो देखिए यहाँ तक हमने कितनी हेडिंग कंप्लीट की? यहाँ तक हमने कंप्लीट की है हेडिंग। पहली हेडिंग है आपकी ट्रांसफॉर्मर, दूसरी हेडिंग है आपकी प्रिंसिपल, तीसरी हेडिंग है आपकी डायग्राम, चौथी हेडिंग है आपकी कंस्ट्रक्शन, पांचवी हेडिंग है आपकी वर्किंग और छठी हेडिंग है थ्योरी। हम थ्योरी पे चल रहे हैं, थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, थ्योरी का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट है बेटा थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज if transformer is ideal, if transformer is ideal, ideal means बेटा कोई एनर्जी का लॉस ना हो, तो आप क्या कह सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर obey law of conservation of energy, law of conservation of energy। ट्रांसफॉर्मर जो है वो ओबे करता है, किसको ओबे करता है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है तो इट मीन्स जो पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल है वो किसके बराबर होगी? पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के बराबर होगी।
तो देखना आप क्या बता दोगे, देयरफॉर पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल बराबर होगी किसके, दैट इज पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। बेटा प्राइमरी कॉइल की पावर क्या आएगी, पावर होती है E इंटू आई, तो प्राइमरी कॉइल की पावर क्या आएगी EPIP, और सेकेंडरी कॉइल की पावर क्या आएगी ESIS। और यहाँ से हमने क्या निकालना है, आउटपुट करंट निकालना है IS, और IS किसके बराबर आएगा IP इंटू EP/ES। क्लियर, तो ये करंट की वैल्यू आ गई। लेकिन बेटा ध्यान रखना ये करंट कब आ रहा है, जब ट्रांसफॉर्मर आपका कैसा हो, आइडियल हो, और ट्रांसफॉर्मर में अगर किसी टाइप के कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा तब ये वाली सिचुएशन यूज़ होगी। और बेटा ES/EP की जगह K यूज़ कर सकते हैं, तो EP/ES क्या आ गया 1/K, और इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि IS किसके बराबर आ जाएगा IP इंटू 1/K आ जाएगा। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग आती है एनर्जी लॉस। नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले बात करते हैं आयरन लॉस। क्लियर, एक आएगा आयरन लॉस, दूसरा आएगा कॉपर लॉस, एक आएगा लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लक्स, लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और एक आएगा बेटा लॉस ड्यू टू हमिंग नॉइस। एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका लॉस ड्यू टू हमिंग नॉइस। लॉस ड्यू टू हमिंग नॉइस। क्लियर। अब एक बार समझेंगे बेटा इन सब के बारे में। तो देखिए आयरन लॉस क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्मर का कौन सा पार्ट आयरन का बना हुआ है, कोर जो है, जो लैमिनेटेड कोर हमने बोला है वही तो बना है सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप का। तो बेसिकली क्या है बेटा, एडी करंट की वजह से आयरन कोर के अंदर हीट प्रोड्यूस्ड होती है, जबकि हमें उस हीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, और इस वजह से जो लॉस होता है उसे क्या कहा जाता है, आयरन लॉस कहा जाता है। मतलब हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड दिस एनर्जी लॉस इज नोन एज द आयरन लॉस। क्लियर। और बेटा ध्यान रखना आयरन लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि आयरन लॉस को कैसे मिनिमाइज करते हैं। बेटा आयरन लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग द लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर, अगर हम लैमिनेटेड कोर यूज़ करें तो आयरन लॉस क्या हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। क्लियर। सेम इसी तरह आता है बेटा आपका कॉपर लॉस। बेटा ट्रांसफॉर्मर का कौन सा पार्ट कॉपर का होता है, जो हमने प्राइमरी कॉइल और जो सेकेंडरी कॉइल यूज़ की हैं ये कॉइल ही तो कॉपर की होंगी। तो बेटा इन कॉइल्स के अंदर जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है और जो एनर्जी का लॉस होता है उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। तो क्लियर हुआ, कॉपर लॉस क्या है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज नोन एज कॉपर लॉस एंड विच कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द थिक कॉपर वायर। तो ध्यान रखना कॉपर लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग थिक कॉपर वायर। क्लियर।
कैसे यूज़ किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग द थिक कॉपर वायर। क्लियर हुआ। फिर बेटा लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लक्स क्या है, देखिए प्राइमरी कॉइल से और फ्लक्स का ट्रांसफर होता है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। भाई प्राइमरी कॉइल से और तब सेकेंडरी कॉइल में होता है ना, तो इस तरह से जब ट्रांसफ़र होता है तो कुछ फ्लक्स का लीकेज हो जाता है और उसको बोलते हैं लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लक्स। एक क्या होता है बेटा, जब ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग होती है, ट्रांसफॉर्मर की फंक्शनिंग होती है, तो एक हमिंग नॉइस प्रोड्यूस्ड होती है। जनरली हम दिन में तो इस नॉइस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि चारों तरफ बहुत आवाज़ रहती है, लेकिन अगर आप नाइट में किसी ट्रांसफॉर्मर के पास से निकलेंगे तो आपको ये हमिंग नॉइस इजीली ऑब्जर्व होती है। तो इस वजह से जो एनर्जी का लॉस होता है उसे बोलते हैं लॉस ड्यू टू हमिंग नॉइस। और बेटा समझिए, अगर ये सारे लॉस होते हैं तो ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं रहा, और आइडियल नहीं रहा तो ये ट्रांसफॉर्मर की ये कंडीशन भी ओबे नहीं होगी। और उस टाइम पे आप ट्रांसफॉर्मर की कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, आप ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ नेक्स्ट हेडिंग एक तरह से मान सकते हैं, दैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बेटा ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी जो है वो रेशो होती है किसकी, दैट इज रेशो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। क्लियर। एफिशिएंसी को जनरली ईटा से डिनोट करते हैं और आउटपुट पावर क्या आएगी बेटा, ई एस आई एस अपॉन ई पी आई पी। क्लियर। तो बेटा जनरली आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें एनर्जी लॉस होते हैं तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी दी जाएगी कि ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 80% है, 90% है, तो उस टाइम पे ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे, ना कि ये वाली। ये वाली कंडीशन तो कब यूज़ होगी, जब ट्रांसफॉर्मर आइडियल हो, ट्रांसफॉर्मर के अंदर किसी टाइप के कोई एनर्जी का लॉस ना हो। और अदरवाइज कौन सी कंडीशन यूज़ होगी, ये वाली कंडीशन यूज़ होगी, एफिशिएंसी वाली। ठीक है। तो देखिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको कौन कौन से फॉर्मूले पता होने चाहिए ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को समझने के लिए। हमें ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को समझने के लिए एक फॉर्मूला तो ये पता होना चाहिए, क्लियर, कि ई पी बाई एन पी बराबर होता है ई एस बाई एन एस। एक पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर रेशियो के बारे में, क्लियर। एक पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर आइडियल होगा तो ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस। और एक कंडीशन पता होनी चाहिए बेटा, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। क्लियर। अब बेटा एक पॉइंट और समझिए, देखो आपने ये तो पढ़ लिया कि ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप के हैं, दो। एक तो कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, और दूसरा कौन सा है बेटा, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बेटा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है भाई, आप ये कह रहे हैं ये होता है एन पी एन एस, एन पी एन एस क्या है ये, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल, यही कंडीशन है ना। फिर आगे देखिए नेक्स्ट आता है ई पी ई एस, ई पी ई एस ये क्या है, ई एम एफ ऑफ प्राइमरी क्वाइल, ई एम एफ ऑफ सेकेंडरी क्वाइल। और एक क्या है बेटा, आई पी आई एस, आई पी आई एस ये क्या है, करंट इन प्राइमरी क्वाइल एंड करंट इन सेकेंडरी क्वाइल। तो समझिए सबसे पहला पॉइंट बेटा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, यहां देखो इधर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जिसमें सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे और प्राइमरी में कम होंगे।
तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूँ, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम होंगे। और अगर मैं स्टेप डाउन की बात करूँगा तो स्टेप डाउन में क्या रहेंगे बेटा, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे और सेकेंडरी में कम रहेंगे। क्लियर? ये एक पॉइंट आया समझ में, कौन सा वाला, यहाँ देखें भाई, दो ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप में तो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे, और स्टेप डाउन में क्या रहेंगे, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट समझिए बेटा, स्टेप अप क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, स्टेप अप। तो इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज कम होगी और सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? और बेटा स्टेप डाउन क्या करता है, इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज मतलब प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज ज़्यादा होगी और सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक का पॉइंट? अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है करंट के बारे में। अब बहुत ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे देखिए, अगर बेटा ES ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिक IS कम होगा। देखिए अगर EP की बजाय ES ज़्यादा हुआ तो EP/ES की वैल्यू 1 से कम आएगी, तो ऑटोमेटिक IS क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। वैसे भी आप समझ लीजिए IS जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ES के। क्लियर? अगर आपके ES की वैल्यू ज़्यादा हुई तो IS की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ES ज़्यादा होता है तो IS क्या होता है, कम। और यहाँ पे ES कम होता है तो IS क्या होता है, ज़्यादा। तो इसलिए हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को करंट की टर्म्स में भी बता सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को तो इंक्रीज करता है लेकिन करंट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आप बता सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हाई करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई करंट इज कन्वर्टेड इनटू लो करंट। क्लियर? और स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, लो करंट इज कन्वर्टेड इनटू हाई करंट। क्लियर? और ध्यान रखना, हम ट्रांसफॉर्मर को कभी भी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ट्रांसफॉर्मर जो है फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। जो फ्रीक्वेंसी आपकी इनपुट की होगी वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, आउटपुट की। तो देखना, एक बार रिपीटिशन पे आते हैं। सबसे पहली पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर है क्या, सिंपल बताएंगे, डिवाइस है जो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को चेंज करता है। डायरेक्ट करंट की वोल्टेज को क्यों चेंज नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि डायरेक्ट करंट एक कांस्टेंट करंट होगा। प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर डीसी करंट फ्लो करेगा तो प्रिंसिपल फेल हो जाएगा, कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, सेकेंडरी कॉइल के अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो इसलिए ध्यान रखोगे, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ एसी की वोल्टेज को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है? ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप का होता है, दो, स्टेप अप और स्टेप डाउन। बेटा स्टेप अप क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा या हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करेगा। स्टेप डाउन क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। प्रिंसिपल है ही म्यूचुअल इंडक्शन। और डायग्राम ढंग से बना देना बेटा, डायग्राम के साथ में ही बेशक शो कर देना कि आपको पता होना चाहिए कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में NS ज़्यादा होगा NP से, ES ज़्यादा होगा EP से, लेकिन IS कम होगा IP से। सेम इसी तरह स्टेप डाउन में NP ज़्यादा होगा NS से, EP ज़्यादा होगा ES से, लेकिन IP कम हो जाएगा IS से। क्लियर? यहाँ पे NP क्या है,
नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, EP क्या है, EMF ऑफ प्राइमरी कॉइल, ES क्या है, EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल, IP क्या है, करंट इन प्राइमरी कॉइल, IS क्या है बेटा, करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए एक बार सभी हेडिंग्स को रिपीट करते हैं। पहली हेडिंग है आपकी ट्रांसफॉर्मर और दो टाइप बता दोगे, स्टेप अप स्टेप डाउन। दूसरी हेडिंग है आपकी प्रिंसिपल, तीसरी हेडिंग है डायग्राम, चौथी हेडिंग है कंस्ट्रक्शन, पांचवी हेडिंग है वर्किंग, छठी हेडिंग है थ्योरी। थ्योरी में ये दो पॉइंट, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, और ये पॉइंट ध्यान रखना कब, जब ट्रांसफॉर्मर आइडियल हो तब। और ध्यान रखना कभी भी ट्रांसफॉर्मर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। नेक्स्ट हेडिंग आई एनर्जी लॉस, और उससे नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आई आपकी एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। और ये स्टेप आप नोट में डालोगे, आपको याद रखने हैं ये तीनों पॉइंट। क्लियर? तो इस तरह से बेटा ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और ट्रांसफॉर्मर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में देख लेंगे अच्छे से, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक जनरल पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर देखे हमने सबने हैं, जो हमारे गांव में, सोसाइटी में, सेक्टर में जो भी आपका ये लगा होता है, जिसको आप बोलते हैं दो इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स लगा होता है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर। और बेटा वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन। क्योंकि जनरली जो पावर प्लांट होते हैं या जो आपके ये पावर हाउस होते हैं शहर के बाहर, यहाँ से 11,000 वोल्ट आती है, और हमारे घरों में डोमेस्टिक सप्लाई है 220 वोल्ट। तो हमारे गांव में, सोसाइटी में, सेक्टर में जो भी ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन लगे होते हैं, और वो 11,000 वोल्ट को डिक्रीज़ करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। और फिर हम जो घरों में कनेक्शन लेते हैं वो होता है बेटा 220 वोल्ट का। क्लियर? तो इस तरह से। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जनरली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, पावर हाउस में, पावर प्लांट में, वहाँ सब जगह स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज़ होते हैं। क्लियर? तो इस कंप्लीट टॉपिक को ढंग से समझ लेंगे, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये वीडियो पॉज करके ये यहाँ तक कंप्लीट नोट कर लेना। यहाँ तक नोट करने के बाद फिर इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, एफिशिएंसी, और ये 6 पॉइंट, 3 पॉइंट नोट में डाल देना। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, दोनों के लिए, स्टेप अप के लिए और स्टेप डाउन के लिए। ओके, तो करना बेटा अच्छे से, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।